गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए देखते हैं यूडिटेरिया जो एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट आया हुआ है कक्षा 6 से लेकर 12 तक। ध्यान दीजिएगा, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक इसमें जो कंटेंट दिए हुए हैं या जो भी प्रश्न दिए हुए हैं बहुत ही मज़ेदार दिए हुए हैं दोस्तों। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम पे मिक्स स्टडी ज्वाइन करके आप वहाँ से फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है। तो कथक शब्द जो है कथा से आया हुआ है, ध्यान रखेंगे कथक शब्द कथा से आया हुआ। ये जो है उत्तर भारत से संबंधित है और मुख्य रूप से यूपी से संबंधित है, मुख्य रूप से यूपी से संबंधित है। कथक आया है तो कथक के जो है फेमस कलाकार हैं पंडित बिरजू महाराज। ध्यान रखेंगे पंडित बिरजू महाराज जो है फेमस कलाकार हैं और ये लखनऊ घराने से संबंधित है, लखनऊ घराने से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज। कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो कुल शास्त्रीय नृत्य ध्यान रखेंगे 8 है, जिसमें जो है आपको ये कथक भी एक शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर भारत का है। कथक हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया जो केरल का है, कथकली केरल का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिया उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, शास्त्रीय असम का है। और नौवां ध्यान रखेंगे छाऊ, ठीक है। और ये छाऊ जो है भारतीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार जो है शास्त्रीय नृत्य जो है 9 है। भारतीय संस्कृति मंत्रालय की तरफ से जो है 9 शास्त्रीय नृत्य है और बाकी जो है आपको कुल शास्त्रीय नृत्य 8 है। छाऊ ध्यान रखेंगे, छाऊ है झारखंड का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग का संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तब मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग, तो ध्यान रखेंगे मेसोलिथिक युग को ही मध्य पाषाण युग भी कहा जाता है। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखेंगे, इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो ध्यान रखेंगे इस समय पत्थर के औजार को क्या कहा जाता था, तो माइक्रोलिथ। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये बिल्कुल कथन सही है। पत्थर के औजार आकार में बड़े होते थे तो पत्थर के आकार जो है छोटे होते थे। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, तो ये जो है गलत है। इस समय जो है पुराने किस्म के औजार भी चल रहे थे, छोटे औजार भी चल रहे थे, माइक्रोलिथिक औजार भी चल रहे थे और पुराने किस्म के बड़े औजार भी उपस्थित थे। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, यानी इसका केवल 1 सही है, केवल 1 सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है। बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है, तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। बसोहली हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रसमंजरी की रचना किसने की है। रसमंजरी की रचना किसने की है, तो भानुदत्त ने किया है। रसमंजरी की रचना भानुदत्त ने किया है। और ये जो है हिमाचल में लघु चित्रकला की जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक है ये रसमंजरी है। ध्यान रखेंगे हिमाचल में लघु चित्रकला की सबसे लोकप्रिय पुस्तक जो है रसमंजरी है, जिसके लेखक हैं भानुदत्त, ठीक है। विष्णु शर्मा, तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र इनकी बुक है। तुलसीदास, तो तुलसीदास रामचरितमानस लिखे हैं, दोहावली और कवितावली, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और सबसे ऑप्शन दिया हुआ है शंकर दयाल शर्मा, तो शंकर दयाल शर्मा से ध्यान रखेंगे चेतना का स्रोत जो है शंकर दयाल शर्मा का बहुत फेमस बुक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। शंकर दयाल शर्मा जो है ये 9वें राष्ट्रपति थे। शंकर दयाल शर्मा जो है 9वां राष्ट्रपति थे, ठीक है, 1992 से 1997। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बृहधर्म पुराणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बृहधर्म पुराणों के संबंध में
ठीक है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की टोटल संख्या 18 है। ध्यान रखेंगे पुराणों की संख्या कितनी है, तो टोटल पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। ठीक है। अब पुराणों की रचना कौन किया है? तो ध्यान रखेंगे उग्र शर्मा और उनके पुत्र लोमहर्ष। उग्र शर्मा और उनके पुत्र लोमहर्ष। उग्र शर्मा और उनके पुत्र लोमहर्ष। ठीक है। उसी में से बृहधर्म पुराण जो है के बारे में दिया हुआ कथन, पहला कथन है इसकी रचना बंगाल में की गई थी। तो इसकी रचना बंगाल में की गई थी, बिल्कुल सही है। इसमें ब्राह्मणों की कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियाँ खाने की अनुमति दी गई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें जो है ब्राह्मणों की कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियाँ खाने की अनुमति दी गई थी। तो यानी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही मिलान करें, सही मिलान करें है। पहला है फारुखसियर। तो फारुखसियर का शासन काल था 1713 से लेकर 1719। फारुखसियर का शासन काल था 1713 से लेकर 1719। आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल था 1754 से लेकर 1759। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल था 1759 से लेकर 1806। और अहमद शाह का कार्यकाल था 1748 से लेकर के 1754, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? तो ध्यान रखेंगे मुगल काल में जो है सवाई राजा को मुगलों ने सूबेदारी दिया था। ये किस क्षेत्र का सूबेदारी दिया था? तो ध्यान रखेंगे मालवा का सूबेदारी दिया था। मालवा का जो है सूबेदारी दिया था सवाई राजा जय सिंह को। ठीक है। उसके बाद कुछ और याद रखेंगे। 1722 में इनको जो है आगरा का भी सूबेदारी मिला था। ठीक है। सवाई राजा को आगरा का भी सूबेदारी मिला था। जोधर के राजा अमर सिंह को गुजरात का सूबेदारी मिला था। जोधर के राजा अमर सिंह को गुजरात का सूबेदारी मिला था। ठीक है। तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औजार पॉलिश किए जाते थे। तो नवपाषाण काल में औजार क्या किए जाते थे? तो पॉलिश किए जाते थे। तो सही विकल्प चुनना है, सही विकल्प चुनना है। तो पहला तो सही है, औजार पॉलिश किए जाते थे। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। तो ये भी ऑप्शन सही है, यानी 1 और 2 सही है, यानी इसका सी ऑप्शन जो है सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? तो सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को दल खालसा कहा जाता था। दल खालसा कहा जाता था। ध्यान रखेंगे संयुक्त सेना को दल खालसा कहा जाता था। ठीक है। दल खालसा कहा जाता था। अब देखते हैं, अब जो है खालसा पंथ का स्थापना कौन किया था? तो खालसा पंथ का जो है स्थापना किया था सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। ध्यान रखेंगे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह 1699 में खालसा पंथ का स्थापना किया था 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। अब मिसलों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखेंगे मिसलों की संख्या जो है 12 है। मिसलों की संख्या कितनी है? 12 है, जिसमें से जो है चुकर सकिया मिसल सबसे शक्तिशाली था। चुकर सकिया मिसल जो है सबसे शक्तिशाली था। और उसके जो है शासक थे महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह। तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए जाता था? तो ये जाता था 20% जो है उपज का संरक्षण के लिए जाता था। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, 20% संरक्षण के लिए जाता था। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। पहला है राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। तो ऋग्वैदिक काल में कोई राजा वगैरह नहीं। तो ध्यान रखेंगे कर वगैरह कोई टैक्स वसूली जो है नहीं होता था। तो ये बिल्कुल कथन गलत है। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। तो ऋग्वैदिक
काल में जो है कोई राजा नहीं होता था। तो ध्यान रखेंगे राजा का पुत्र जो है स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी भी नहीं होता था, यानी दोनों कथन गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या चुनना है, कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऋग वैदिक काल कब से कब तक है? तो ध्यान रखेंगे 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी जो है ये ऋग वैदिक काल आता है, और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर के 600 ईस्वी जो है उत्तर वैदिक काल आता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर दिया है। महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। उत्तर वैदिक काल में ही, ध्यान रखेंगे, उत्तर वैदिक काल में ही 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था लाया गया था। तो ध्यान रखेंगे 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था लाया गया था, जिससे जो है बहुत ज़्यादा छुआछूत और महिलाओं को जो है हीन भावना से भी देखा जाता था। तो इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। तो अब वर्ण व्यवस्था जो है जन्म के आधार पे तय की जाती थी, जन्म के आधार पे जो है उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था तय की जाती थी। तो ये ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, तो क्या दिया है, तो सही विकल्प चुनिए। तो दोनों विकल्प जो है सही है। महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो प्रशस्ति एक विशेष किस्म का अभिलेख है। ध्यान रखेंगे, प्रशस्ति जो है एक विशेष प्रकार का अभिलेख है, जिसमें जो है एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। प्रशस्ति शब्द का अर्थ क्या है? प्रशंसा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गौतमी पुत्र एवं सतकर्णी जैसे कुछ शासकों के लिए प्रशस्तियों की रचना की गई है। गौतमी पुत्र एवं सतकर्णी के लिए कुछ शासकों के लिए जो है प्रशस्तियों की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त की नीतियाँ का वर्णन किसने किया है? तो समुद्रगुप्त की नीतियाँ का वर्णन कौन किया है? तो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे हरिसेन। तो हरिसेन ने जो है समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया है। हरिसेन ने समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया है। ठीक है, और समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। और भारत का नेपोलियन कहने वाला कौन था? तो ध्यान रखेंगे बीएस स्मिथ थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण पथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण पथ के शासकों की संख्या 12 बताई है। इन्होंने बताया है कि समुद्रगुप्त जो है दक्षिण पथ के 12 शासकों को हरा दिया था, 12 शासकों को हरा दिया था। और उत्तर पथ के पूछे तो 9, उत्तर पथ के 9 शासकों को। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो विक्रम संवत की शुरुआत को जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़कर देखा जाता था। ठीक है, अब विक्रम संवत जो है 58 BC या ईसा पूर्व 58 BC। ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस विक्रम संवत को फेमस किया था। और उसी समय जो है विक्रमादित्य की उपाधि भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिया था। विक्रमादित्य की उपाधि भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिया था। और विक्रमादित्य की उपाधि जो है 14 राजा जो है ले चुके हैं, जिसमें से जो है फेमस कौन है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। शक संवत पूछे तो शक संवत ध्यान रखेंगे 78 ईस्वी में, शक संवत 78 ईस्वी में। हिजरी संवत पूछे तो हिजरी संवत जो है 622 में मोहम्मद साहब ने हिजरी संवत स्टार्ट किया था। इलाही संवत पूछे तो इलाही संवत 1583 अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, और शक संवत 78 ईस्वी में ही कनिष्क ने स्टार्ट किया था।
इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो ये रोका था आपको पुलिकेशन द्वितीय ने। हर्षवर्धन जो है मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली थी। ठीक है, जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तो चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया और उन्हें हरा भी दिया था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता है? पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बड़े नगरों को, व्यापारिक नगरों को, व्यापारिकों के संगठन को, छोटे नगरों को। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापारिकों के संगठन को। व्यापारिकों के संगठन को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद का क्या अर्थ है? जनपद का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जन के बसने की जगह को जनपद कहा जाता है। जन की बसने की जगह को जो है जनपद कहा जाता है। ठीक है, जन की बसने की जगह को जो है जनपद कहा जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो महाजनपदों का उद्भव जो है 25 साल पहले हुआ था। महाजनपदों का उद्भव जो है 25 साल पहले हुआ था। ठीक है, और महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है? तो 16। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ से पता चलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हल के फल अब लोहे के बनने लगे थे, तो बिल्कुल सही है। हल के फल जो है लोहे के बनने लगे थे, बिल्कुल सही है। धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में आर्यों द्वारा जो है लोहा का खोज हुआ था। ध्यान रखेंगे, उत्तर वैदिक काल में आर्यों द्वारा लोहा का खोज हुआ था और महाजनपद काल में जो है भरपूर उसका उपयोग चालू हो गया था। तो हल के फल अब लोहे के बनने लगे थे और धान के पौधों का रोपण भी प्रारंभ हुआ था। रोपण का मतलब है कि धान छीटा हुआ धान को उखाड़ कर दूसरे जगह लगाना। ठीक है, ये रोपण प्रारंभ हो गया था महाजनपद काल में। तो क्या पूछा है? तो असत्य कथन का चयन कीजिए। तो दोनों कथन क्या है? सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, न तो 1 और न ही 2। दोनों कथन क्या है? सत्य। तो 21 के आंसर क्या हो जाएगा? 21 के आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़नी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पढ़नी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया है पढ़नी, उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था। तो पढ़नी ने संस्कृत के लिए क्या तैयार किया था? तो व्याकरण तैयार किया था, 8 अध्याय। ध्यान रखेंगे, 8 अध्याय सब उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था। फिर दिया है उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया था। तो ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की थी, परंतु स्वर और व्यंजन दोनों की जो है रचना की थी। पढ़नी ने स्वर और व्यंजन दोनों की रचना की थी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये बिल्कुल सही, ये गलत है। तो केवल 1 विकल्प 1 कुछ सही चुनना है, तो केवल 1 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? तो वज्जी संघ का वर्णन जो है दीर्घ निकाय में है। वज्जी संघ का वर्णन जो है दीर्घ निकाय में है और ये दीर्घ निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, दीर्घ निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर गंग वंश ने बनवाया था। ठीक है, अब 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा थे अनंत वर्मन। ध्यान रखेंगे, अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया था। उसके बाद 1230 में राजा अंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित किया था। ठीक है, तो 24 का आप याद रखेंगे।
पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर गंग वंश ने बनवाया था, अवंती वर्मन, उनका क्या नाम था, अवंती वर्मन, ये 12वीं सदी में। ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर भी कौन वंश बनवाया था, तो ये भी गंग वंश ने बनवाया था। शासक कौन था, तो कोणार्क सूर्य मंदिर का शासक था नरसिंह देव प्रथम। और जगन्नाथ जी का कौन था, तो ध्यान रखेंगे अवंती वर्मन। नेक्स्ट है, अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था, तो 1586 में। अकबर ने बंगाल को 1586 में जीता था। 8वीं शताब्दी से, ठीक है, 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंदर एक क्षेत्रीय राज्य बंगाल का उद्भव हो गया था। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी बंगाल को जीत लिया था, तब उसे सूबा माने जाने लगा था। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में भी विकसित हो रही थी, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको जो है कुछ अपने से अलग तथ्य और कुछ जो है इसका विस्तार दिया है, वहाँ से भी आपको यानी पूरा आपको विस्तार से क्वेश्चन का जो है विवरण मिल रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन। नैनार शैव संत थे। नैनार क्या थे, तो शैव संत थे, बिल्कुल सही है। नैनार क्या थे, तो शैव संत थे। अलवर विष्णु संत थे। अलवर क्या थे, तो अलवर विष्णु संत थे। अलवर क्या थे, तो विष्णु संत थे। ठीक है। ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लोग थे, तो ये जो है बिल्कुल गलत है, बाकी दोनों कथन सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुहार पांडवों का बंदरगाह था, तो पुहार जो है पांडवों का बंदरगाह नहीं था, पुहार जो है चोलों का बंदरगाह था। पुहार जो है चोलों का बंदरगाह था, और पांडवों का बंदरगाह जो है मदुरई था। पांडवों का बंदरगाह कहाँ था, तो मदुरई। ठीक है, मदुरई था। ठीक है। और पुहार जो है पांडवों का बंदरगाह था। तो क्या दिया है, दिए गए कूट को सही विकल्प चुने। सही विकल्प चुने, तो इसमें उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, ध्यान रखेंगे। पुहार जो है, पुहार पांडवों का पुहार जो है चोलों का बंदरगाह था, मदुरई पांडवों का बंदरगाह था। तो इतना चीज़ें जो है इसमें से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दार्शनिक शंकर, ध्यान रखेंगे, दार्शनिक शंकर यानी शंकराचार्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 28 नंबर क्वेश्चन दिया है। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी के तमिलनाडु में हुआ था। तो ये बिल्कुल कथन जो है गलत है। 8वीं शताब्दी यानी 8वीं शताब्दी ही माना जाएगा, क्योंकि शंकर का जन्म जो है आपको 788 में हुआ था। ठीक है, 1 मिनट, 788 ईस्वी में केरल में हुआ था। दार्शनिक शंकर का जो जन्म है, शंकराचार्य का जन्म 788 केरल में ही हुआ था। और आप जानते हैं कि 788 को 8वीं शताब्दी ही कहा जाता है। तो सत्य कथन को चुनने बोला है। ठीक है, तो सत्य कथन को चुनने बोला है। तो 788 यानी 8वीं शताब्दी, शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी तमिलनाडु में हुआ था। दिया है तमिलनाडु दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है। 8वीं शताब्दी में तो हुआ था, लेकिन केरल में हुआ था, ध्यान रखेंगे, केरल में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। तो शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद के समर्थक थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा है। तो उन्होंने जगत को क्या कहा है, मिथ्या और माया कहा है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। तो ये भी कथन जो है बिल्कुल सही है, यानी 234 यानी कि इसका कथन जो है बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो ये जो है कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैव आंदोलन जो है कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। तो महात्मा गांधी का प्रिय भजन क्या है? पहले तो ये याद कर लें, वैष्णो जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। ये किसने लिखा है पूछा है, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपको नरसिंह मेहता ने, नरसिंह मेहता ने लिखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ था? प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी क्षेत्र में, भारत के उत्तरी क्षेत्र में। प्रारंभ में नाथ पंथ जो है भारत के उत्तरी क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, प्रारंभ में नाथ पंथ जो है भारत के उत्तरी क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। मध्यकाल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म का कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था का उल्लोचना किया था। उसमें नरमपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की सबूती है, मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योग, आसन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया था। तो ध्यान रखेंगे नाथ पंथ। ठीक है, नाथ पंथ। नेक्स्ट देखते हैं, मीराबाई किसकी अनुयायी थी? मीराबाई किसकी अनुयायी थी? तो रविदास की अनुयायी थी। मीराबाई जो है किसकी अनुयायी थी? तो मीराबाई रविदास की अनुयायी थी। और मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा राजसी घराने में हुआ था। मेवाड़ के राजा राजसी घराने में हुआ था। ठीक है, और उनका मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो 1498 में। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498 में राजस्थान के मेड़ात में हुआ था। राजस्थान के मेड़ात में हुआ था। और उनकी शादी जो है राणा सागा के बेटे भोजराज से हुआ था। उनकी शादी जो है 1516 में राणा सांगा के बेटे भोजराज से हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था मीराबाई का? तो 1546 में। ध्यान रखेंगे 1546 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल काल में करों का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 33 नंबर क्वेश्चन। वेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। ठीक है, नगद में संग्रहित किया जाता था। कदमई एक भू राजस्व था। तो कदमई क्या था? एक भू राजस्व था। कदमई कादो से याद रखेंगे। कदमई एक क्या था? भू राजस्व कर था चोल काल में। कदमई जो है एक भू राजस्व था चोल काल में। ठीक है, और चोल काल से ध्यान रखेंगे कदमई एक भू राजस्व का अर्थ था। और चोल की राजधानी क्या थी? तो चोलों की राजधानी तंजौर थी। चोलों की राजधानी तंजौर थी, इसको ध्यान रखेंगे। चोलों की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। ठीक है, आज चोल का स्थापना कौन किया था? तो बिलायाल जो है चोल साम्राज्य का स्थापना किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कबीर का जन्म जो है एक जुल्हा परिवार में हुआ था। कबीर का जन्म जो है एक जुल्हा परिवार में हुआ था। ठीक है, और इनका लालन पालन जो है नीरू और नीमा नामक दो मुसलमान ने किया था। ठीक है, कहा जाता है कि ये जो है वाराणसी में इनका जन्म हुआ था 1440 में। ठीक है, इनको जन्म देने वाली जो है ब्राह्मण परिवार की कोई औरत थी जो बिना शादी हुए जो है उसके पेट में बच्चे हो गए थे, जिनको जो है वो एक जगह झाड़ियों पे छोड़ दी थी।
और नीरू और नीमा उसी रास्ते से जा रहे थे, इनके कोई आल औलाद नहीं थे और इन्होंने देखा और उसका लालन पालन किया, कबीर का लालन पालन किया था। तो ध्यान रखेंगे वाराणसी में 1440 में जो है कबीर का जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था कबीर का 1510 में। कबीर का मृत्यु कब हुआ था? 1510 में। इन्होंने निर्गुण भक्ति को अपनाया, इन्होंने निर्गुण भक्ति को अपनाया था। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे कबीर से। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो ये गुरु नानक ने किया था। लंगर व्यवस्था का शुरुआत किसने किया था? तो गुरु नानक ने किया था। ठीक है। तलवंडी पाकिस्तान में नाना साहब में जन्म लेने वाले गुरु नानक ने, ध्यान रखेंगे तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब, ध्यान रखेंगे एक ननकाना साहब जगह है जहाँ पे जो है गुरु नानक का जन्म हुआ था। ठीक है, तो रवि नदी के तट पर डेरा गुरु नानक के थे। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने किया था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, पढ़नी ने किया था। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने किया था? तो पढ़नी ने किया था। अष्ट अध्याय। ठीक है, स्वर तथा व्यंजनों का एक विशेष क्रम में रखकर एक आधार पर सूत्रों की रचना किया था। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा में प्रयोगों के नियम लघु चित्रों में के रूप में लिखा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा जो है प्राकृतिक भाषा में दिया था। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा जो है प्राकृतिक भाषा में दिया था। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों का शिक्षाओं को समझ सके। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर प्रश्न, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। इसका दिया है मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। तो बिल्कुल सही है, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया था। साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया था। तो ये भी बिल्कुल दोनों सही है, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। ध्यान रखेंगे महावीर जो है जैन की शिक्षा सरल की थी। महावीर जो है जैन की शिक्षा सरल की थी और महावीर को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ध्यान रखेंगे महावीर को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 1540। ध्यान रखेंगे 1540 में इनका जो है जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? 39 नंबर, तो विनय पिटक। ध्यान रखेंगे विनय पिटक। महावीर तथा बौद्ध दोनों का ही मानना था कि घरों का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया था जहां पर घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। ठीक है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नाम से जो है ग्रंथ मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। ठीक है, तो सही नहीं है पूछा है, तो ये बिल्कुल सही है। संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी थी। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो ये जो है संदर्भ में सही नहीं पूछा, तो ये इसका डी जो है ऑप्शन ये सही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महायान के संबंध में, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो महायान, हीनयान और महायान चतुर्थे बौद्ध संगीत में बटा था। हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था।
तो महायान, ठीक है, इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, यानी इसका 1 और 2 दोनों सही है, यानी इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे, ठीक है, तो सत्य कथन का चयन करना है। तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे, तो ये बिल्कुल गलत है। इस बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थी, बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थी, ये बिल्कुल सही है। वे भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय थे, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी 2 और 3, तो इसका ऑप्शन बी सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीन बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो इसको आप देख करके चुनिए कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है, फाइयान, फिर हेनसोंग और इतिसंग, फाइयान, हेनसोंग और इतिसंग, ठीक है, फाइयान, हेनसोंग और इतिसोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मेगास्थनीज। ये जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे मेगास्थनीज, तो इनका नाम याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इनकी पुस्तक है इंडिका। निम्नलिखित में कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है, तो सबसे पहले कौन आया था? तो हिंद यूनानी, हिंद यूनानी के बाद कौन आया था? तो शक आया था, शक के बाद पहलव, पहलव के बाद कुषाण। तो देख लेते हैं, हिंद यूनानी, शक, हिंद पार्थिन और कुषाण। तो हिंद पार्थिन भी पहलव को क्या बोला जाता है? हिंद पार्थिन भी बोला जाता है, उसके बाद किसाण है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों को नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है आपको धम्म महामात्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। तो बिल्कुल सही है, अभिलेखों द्वारा जनता तक जो अपना संदेश पहुंचाने का प्रयत्न किया था। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो है प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये जो है 2 गलत है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, तो ध्यान रखेंगे 13वें अभिलेख में जो है अशोक जो है कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, तो 1 और 2 दोनों सही है। तो ये याद रखेंगे, अशोक का ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में है? तो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में। खरोष्ठी लिपि में जो है अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में जो कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? 48 नंबर क्वेश्चन। तो ये बराबर है इक्ता के बराबर है, ठीक है, इक्ता। मनसबदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव थी। मनसबदारी को अपने वेतन राजस्व कार्य के रूप में प्राप्त होता था, जिन्हें जागीर कहा जाता था, जो कुछ हद तक एकताओं के तरह थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन को चयन करें। तो दिया है, यह केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तो इनमें से जो है इसका आंसर हो जाएगा, इन उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। 14वीं शताब्दी में लीला
तिलकम जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र का विषय है। मणिप्रलम शैली में लिखा गया है। जो मणिप्रलम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मांग, हीरा और मांगा। जो यहाँ दो भाषाएं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो कंधार, ब्रह्मगिरी, जगोड़, गिरनार, लुम्बिनी, तो सभी जगह यानी प्राप्त हुए, यानी उपयुक्त सभी जगह प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? तो सीरिया में भी अपने राजदूत भेजा था, मिस्र में भी, श्रीलंका में। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था मौर्य काल में? तो ये राज्यपाल यानी गवर्नर का पद दिया जाता था। राज्यपाल गवर्नर का पद दिया जाता था। भारत के उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि? भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन है बड़े आकार के कारण, तो बिल्कुल सही है, बड़े आकार के कारण। समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वत से बटे होने के कारण, तो समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वत से बटे होने के कारण, तो दोनों ऑप्शन इसका जो है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? तो महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए जो है चित्रित धूसर मृद भांड का उपयोग किया जाता था। चित्रित धूसर मृद भांड का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार के पात्र में अधिकतर थालियां और कटोरियां ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने होते थे। संभवतः इनका प्रयोग विशेष अवसरों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए भी किया जाता था। ये पात्र मिट्टी से बनाए जाते थे, तो ये भी ध्यान रखेंगे, चित्रित धूसर और मृद भांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपियों का क्या महत्व है? पांडुलिपियों का क्या महत्व है? तो प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा। तो इसका क्या दिया है देख लेते हैं, सत्य कथन बताना है। तो पांडुलिपियों का महत्व क्या है? तो प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, बिल्कुल सही है। राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों की चर्चा होती थी। स्तंभ लेखों का अध्ययन में, स्तंभ लोगों का अध्ययन में। तो जो चारों ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको इसका आंसर डी हो जाएगा। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढने में और पढ़ना है। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता था। हाथ से लिखी होने के कारण ये पुस्तक को क्या कहा जाता था? तो पांडुलिपि कहा जाता था। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ के छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखे मिलते हैं। ठीक है, तो हाथ द्वारा लिखा हुआ को पांडुलिपि कहा जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही? तो निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही? तो मथुरा। ठीक है, मथुरा जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी रही थी। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। कनिष्क क्या था? कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। उनके साम्राज्य की राजधानी जो है पुरुषपुर या पेशावर थी। ठीक है, तो कनिष्क के जो है राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। लगभग 2000 वर्ष मथुरा जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यहाँ बौद्ध विहार भी हैं और जैन मंदिर भी हैं। यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र भी है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अरिक्कामेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है?
अरिक्का मेडु। तो ये अरिक्का मेडु जो है पुदुचेरी में स्थित है। अरिक्का मेडु पुदुचेरी में अवस्थित है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिक्का मेडु एक पतन था, यानी एक बंदरगाह था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो बौद्ध अनुयायियों के द्वारा किया गया था। बौद्ध अनुयायियों के द्वारा जो है जातक कथाओं बौद्ध अनुयायियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? दक्षिण भारत तमिल क्षेत्रों में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपको वेल्ला कहा जाता था, वेल्ला। ठीक है, वेल्ला जो है कृषि जमींदार की एक विशिष्ट वर्ग थी। ठीक है, वेल्ला जो है कृषि जमींदारी का एक विशिष्ट वर्ग था जिसने संगम युग के दौरान प्राचीन तमिल व्यवस्था में के अभिजीत वर्ग का गठन किया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अफगानिस्तान से पराया होने वाली कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 60 नंबर क्वेश्चन। तो अभिलेखों पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसे ब्रह्मी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो ब्रह्मी भाषा में लिखा गया दिया है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो है 1 सही है। ठीक है, 1 सही, यानी केवल ये सही है। ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कंधार से प्राप्त हुआ यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया है। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेत से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों में ये जो अभिलेख है। नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें शामिल होती है? तो अभिलेख शामिल होती है। ठीक है, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डी, धातु, औजार, आभूषण। तो पुरातात्विक स्रोतों में ये सभी जो है स्रोत शामिल होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रारंभिक मानव आखेट खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते थे? तो एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। बिल्कुल सही है। शिकार ढूंढने के कारण, मवेशी का चारा ढूंढने के कारण, मौसम बदलने के कारण भी हो सकता है। तो ये जो है सभी ऑप्शन जो है क्या है इसका सत्य है। तो क्या है कूट देख लेते हैं। सभी जो है ऑप्शन इसका सत्य है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट देखते हैं, आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहत सिक्के। ठीक है, पहला ऑप्शन है आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार वर्ग या कार या गोलाकार होते थे। तो बिल्कुल सही है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार वर्गाकार या गोलाकार होते थे। आहत सिक्कों को सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था। ठीक है, तो आहत सिक्कों को सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था। ये भी सही है। यह सिक्के चांदी तथा तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे। यह सिक्के चांदी तथा तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार और देखें। आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन गलत है दिया है? तो आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार वर्गाकार या गोलाकार होते थे। ठीक है, ये चादर को जो है धातु के चादर को काटकर बनाया जाता था, न कि ढालकर बनाया जाता था। ये बिल्कुल गलत है। दूसरा गलत है। यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे।
विभिन्न आकृतियों के होते थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें गलत कथन पूछा है, तो गलत कथन आपको दूसरा हो जाएगा, यानी केवल 2 जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट है, मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? सुनारों का, लोहार एवं बुनकरों का, टोकरी एवं माल बनाने वालों का, यानी उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन जो है इसका सही नहीं है। ठीक है, व्यापारी सामान को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे, बिल्कुल सही नहीं है। संगमकालीन व्यापार ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारत सोना मसाले खासतौर पर काली मिर्चा तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। ठीक है, तो इसका जो है सही नहीं है, तो आप इसका ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं सही नहीं पूछा है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका ऑप्शन ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन किया था? तो ये अश्वघोष ने किया था। बुद्ध चरित्र का रचना अश्वघोष ने किया था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के प्रसार संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन जो है 1 और 2 दोनों कथन जो है सही है। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला हुआ था। इन क्षेत्रों में थेरावाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप से कहीं अधिक प्रचलित था। नेक्स्ट है, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता है जो कहलाता है। तो ये कहलाता है आपको प्रदक्षिणा, ध्यान रखेंगे, प्रदक्षिणा कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधे तथा जानवरों का चयन करते थे? तो जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी, बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे, अहिंसक जानवर। नेक्स्ट है, तो ये जो है इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? तो चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? तो चोलों का महत्वपूर्ण पतन जो है पुहार था। ध्यान रखेंगे, पुहार था। मदुरई अभी हम लोगों ने देखा ब्राह्मणों का। ठीक है, तो पुहार या पुहार का उल्लेख जो है तमिल में मिलता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, बिल्कुल सही है। पुरातात्विकवादों के झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सत्य कथन पूछा है, तो सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुषाणों के समय बौद्ध धर्म के किस नई शाखा का विकास हुआ था? तो महायान का विकास हुआ था। कुषाणों के समय में जो है बौद्ध धर्म का किस नई शाखा का विकास हुआ था? तो महायान का विकास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। तो तांबा आपको राजस्थान में, टीन आपका जो है अफगानिस्तान से, सोना कर्नाटक से, यानी 1 का बी और 2 का ए यानी ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है, हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकार ने क्या अटकलें लगाई थी? तो इसका जो है आपको पूरा ऑप्शन देख लेते हैं। नदियों के सूखने के कारण ये भी लगाया गया था, जंगलों के विनाश होने के कारण तो ये भी लगाया गया था, चरगाह मैदान समाप्त होने के कारण ये भी लगाया गया था, बाढ़ के कारण,
शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण, यानी इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? तो हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, बिल्कुल सही है। मुहरों, लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया। कच्चे माल का आयात घट गया। नई बस्तियों की संख्या बढ़ गई, नई बस्तियों की संख्या बढ़ गई। तो इसमें इसका ऑप्शन जो है डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है? 76। तो ध्यान रखेंगे, सिल्क रूट पे नियंत्रण जो है कुषाण वंश रखता था। सिल्क वंश पे जो है नियंत्रण कुषाण वंश रखता था। नेक्स्ट है, अश्वघोष जिसने बौद्ध की जीवनी लिखी किसके दरबारी कवि थे? तो अश्वघोष जिसने बौद्ध की जीवनी लिखी किसके दरबारी कवि थे? तो कनिष्क के जो है दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य में भारत के किस धातु की मांग सबसे अधिक थी? तो काली मिर्च। ध्यान रखेंगे, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की जो है मांग सबसे अधिक थी। नेक्स्ट है, पुलकेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कथन सत्य नहीं है? पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऐहोल शिलालेख पुलकेशन द्वितीय के विजय का वर्णन करता है। तो ऐहोल शिलालेख जो है पुलकेशन द्वितीय का विजय का वर्णन करता है, तो बिल्कुल सही है। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो कथन जो है सत्य, कथन सत्य नहीं है। तो ये कथन सत्य नहीं है, ठीक है। ये कथन जो है गलत है। तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया, बिल्कुल सही है। पुलकेशन द्वितीय ने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया था, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जाट राज्य अपने किस राज्य के समय शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरे? ऑप्शन है भरतमाल, सूरजमल, अजित सिंह, जय सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरजमल। जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप में उभरे थे? तो सूरजमाल के समय में 18वीं शताब्दी में जो है जाट सरदार बदन सिंह के पुत्र थे। वह एक महान नेता और महान सेनानी, महान राजनीतिज्ञ थे, ठीक है। उन्हीं के समय में जो है जाट बहुत ज़्यादा ताकतवर हुए। नेक्स्ट देखते हैं, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन तो अरविंद पनगड़िया हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संलिप्त होने के कारण किन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है? तो ध्यान रखेंगे, तहरीके हुराइती बिल्कुल सही है। जमाते इस्लामी पे भी लगाया प्रतिबंध, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पे भी लगाया है, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट पे भी लगाया है, यानी इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो बी.आर. कंबोज को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो 4 वर्षों के लिए, ध्यान रखिएगा 4 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश के त्रिपाठी, ध्यान रखेंगे, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन जो है केवल एक सही है। यह एक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र संगठन है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है केवल 2 सही है। यह मिशन
5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो केवल 2 सही हो जाएगा। निम्न पर विचार करें, निम्न पे विचार करें। वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, वस्तुओं एवं सेवाओं में व्यापार, ठीक है, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, ई कॉमर्स, उपयुक्त में से कितने क्षेत्र व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते में सम्मिलित हैं? तो सभी चारों क्षेत्र जो है सम्मिलित हैं। ध्यान रखेंगे, सभी चारों क्षेत्र सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है, भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो यह दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के सुविधाजनक बनाने वाला एक समझौता है। बिल्कुल सही है। भारतीय नागरिकों को म्यांमार में FMR लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पर आगमन पर वीज़ा की आवश्यकता थी। गलत है। भारत म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई FMR के अंतर्गत आती है। बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। GST पे विचार करना है। GST में निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार हैं। रिफंड पे हकदार हैं। तो बिल्कुल सही है। GST केवल वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर लगाया जाता है। बिल्कुल गलत है। GST व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं को केवल उनकी आवश्यकता प्रकृति के आधार पर विभिन्न कर स्लैब में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन केवल 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों का निगरानी और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी निभाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। मालदीव में इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़ी सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रोकना है। बिल्कुल गलत है। ठीक है, भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों को तस्करी, नस्ली पदार्थों और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपने प्राथमिक रक्षा पंक्ति मानता है। बिल्कुल सही है। भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। तो ये दोनों कथन जो है सही है। तो केवल 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठान की सूची को आदान प्रदान किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा न तो 1 कथन सही है, न तो 2 कथन सही है। ठीक है, तो इसका डी जो है क्वेश्चन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? तो ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना कहाँ होगी? तो बिहार, हमारा बिहार में होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने खिताब पर कब्जा जमाया है? तो ये जो है आपको कब्जा जमाया है, बिहार ने जमाया है। बिहार ने जमाया है। बिहार में सर्वाधिक मौतों के कारण सहायक हादसा रहा है। बिहार ने जमाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 75 दिनों तक सभी FIR की जांच पूरी करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट देखते हैं। 97 का आपको बिहार, इसका भी बिहार होगा। ठीक है, 98 सड़क हादसों में 2022 में बिहार का स्थान कौन सा है? तो 13वां स्थान है। बिहार का स्थान 13वां है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किया है? तो ये किया है आपको 4,797 करोड़। 4,797 करोड़
केंद्र ने दिया है बिहार को। नेक्स्ट है, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ये गुजरात में किया जाएगा। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन गुजरात में शुरू किया जाएगा। तो यहाँ तक रहा दोस्तों 100 प्रश्न। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है मिक्स स्टडी टेलीग्राम पे सर्च करके उसको ज्वाइन करके फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।